1970 के दशक के अंत में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में अचानक हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। इन भयानक अपराधों की शुरुआत एक ड्राइव बाय शूटिंग से हुई थी, लेकिन जल्दी ही ये विकृति शव के साथ दुष्कर्म और नरभक्षण तक बढ़ गए। जनवरी 1978 में एक संक्षिप्त पुलिस जांच के बाद 28 वर्षीय रिचर्ड चेज को गिरफ्तार किया गया और हत्याओं की एक श्रृंखला का आरोप लगाया गया। इस चैनल पर जिन अपराधियों को हम कवर करते हैं, उनमें से चेज का अपराधी होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। गंभीर रूप से परेशान चेज ने बचपन में ही मैकडोनल्ड ट्राइड के सभी लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर फैली, उसे ड्रैकुला किलर और सैक्रामेंटो का वैम्पायर कहा जाने लगा। ये नाम आज भी उसकी विरासत का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रिचर्ड चेज जैसा एक आम लड़का एक ठंडे दिल वाला हत्यारा बन गया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम रिचर्ड चेज के डरावने मामले, जिसे सैक्रामेंटो का वैम्पायर कहा जाता है, समेत कई सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तेईस मई 1950 को सांता क्लारा काउंटी, कैलिफोर्निया में जन्मे रिचर्ड ट्रेंटन चेज 2 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता रिचर्ड चेज सीनियर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट थे और मां बीट्रिस टीचर थीं। जब चेज 3 साल के थे तो उनका परिवार सैक्रामेंटो चला गया, जहां उनकी बहन पामेला का जन्म 1954 में हुआ था। बहुत छोटे बच्चे के रूप में चेज को कुछ अजीब नहीं लगा। वह कब स्काउट थे और 4 साल लिटिल लीग बेसबॉल खेले। उनके शिक्षक व साथी छात्र उन्हें पसंद करते थे और दोस्त हमेशा थे। जब माता पिता ने उनके लिए जन्मदिन की पार्टी रखी तो दर्जनों साथी जश्न मनाने आ जाते थे। चेज परिवार को बाहर से अक्सर औसत और काफी खुशहाल माना जाता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे चेज और उनकी बहन ने एक ऐसा पालन पोषण झेला जिसमें जरा सी गलती पर भी कठोर और बार-बार सजा दी जाती थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में चेज को उनके पिता ने इतना खिलाया कि उन्हें उल्टी हो गई। चेज की बहन पामेला ने याद किया कि उनके पिता और भाई में अक्सर बहस होती थी, यहाँ तक कि रिचर्ड सीनियर बहस में बेटे को झकझोर देते या दीवार से पटक देते थे। चेज और उनके पिता का पूरे परिवार में सबसे ज्यादा टकराव भरा रिश्ता था। बताया जाता है कि रिचर्ड सीनियर भावनात्मक रूप से अपमानजनक थे और जब भी उन्हें लगता कि उनके बेटे ने कोई गलती की है या कुछ बिगाड़ दिया है तो वे उसे सजा देते थे। इसे आमतौर पर 1950 के दशक का असामान्य परिवार माना जाता था, जिसका मतलब है कि वहाँ बहुत बहस होती थी। कुछ शारीरिक हिंसा भी थी, लेकिन इतनी नहीं कि उस समय की संस्कृति के सामान्य स्तर से बाहर हो, क्योंकि उस समय बच्चों को अक्सर पीटा जाता था और इसे सामान्य माना जाता था कि इसी तरह बच्चों को अनुशासित किया जाता है। कठोर अनुशासन के अलावा चेज परिवार की और भी समस्याएं थीं। चेज के जन्म से ठीक पहले शादी के बावजूद बीट्रिस और रिचर्ड सीनियर का रिश्ता बच्चों के शुरुआती वर्षों में संघर्षपूर्ण रहा, जहां एक और इसका मुख्य कारण आर्थिक कठिनाइयां और रिचर्ड सीनियर की शराबखोरी थी। वहीं बीट्रिस भी अपने पति के साथ तीखी बहसों के लिए जानी जाती थीं, जिनमें वह उन पर नशा करने और उन्हें जहर देने की कोशिश करने का आरोप लगाती थीं। बाद में वह उन पर पड़ोसियों से संबंध बनाने का आरोप भी लगाने लगीं। ओरेगन में कैंपिंग ट्रिप के दौरान बीट्रिस ने रिचर्ड सीनियर पर आरोप लगाया कि वो परिवार से छुपकर एक महिला के साथ संबंध बना रहे हैं। कहा जाता है कि इससे यात्रा बर्बाद हो गई। 5 साल की उम्र के बाद चेज ने मैकडोनल्ड्स ट्राइड के सभी व्यवहार दिखाने शुरू कर दिए थे। ट्राइड एसोसियोपैथी के नाम से जानी जाने वाली चीज मैकडोनल्ड्स ट्राइड को 3 कारकों के एक सेट के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें से अगर कम से कम 2 मौजूद हों तो माना जाता है कि उनका संबंध हिंसक प्रवृत्तियों से होता है, खासकर सीरियल अपराधों के संदर्भ में।
ये विचार सबसे पहले 1963 में मनोचिकित्सक जे.एम. मैकडॉनल्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जबकि कई मनोचिकित्सकों और एफबीआई एजेंटों द्वारा किए गए आगे के अध्ययनों ने इस विचार को और अधिक प्रमाण दिए। ट्राइड पशुओं पर क्रूरता, आग लगाने और 5 साल बाद भी बिस्तर गीला करने को हिंसक प्रवृत्तियों जैसे हत्या और यौन शिकार से जोड़ा जाता है। मैकडॉनल्ड ट्राइड पर कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन कुछ शोधों में ट्राइड और हिंसक व्यवहार में बहुत कम या कोई संबंध नहीं मिला है। आज भी इसके बारे में काफी बहस जारी है। मैकडॉनल्ड्स ट्राइड की सच्चाई कुछ भी हो, चेज में वे व्यवहार थे जिन्हें आमतौर पर हिंसा से जोड़ा जाता है। 10 साल की उम्र में वो जानवरों की लाशों से आकर्षित था और अक्सर स्थानीय बिल्लियों को मारता और यातना देता था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह जानवरों के खून और आंतरिक अंगों में रुचि रखता था और उनके शरीर किस तरह काम करते हैं, इसमें उसकी दिलचस्पी एक तरह से चिकित्सकीय लगती थी। हालांकि चेज ने शुरुआत में अकेले ही पड़ोस की बिल्लियों को परेशान और प्रताड़ित करना शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उसने ऐसा किसी भी जीव के साथ करना शुरू कर दिया जिसे वो पकड़ सकता था, जिसमें पक्षी, खरगोश और कुत्ते भी शामिल थे। उसने कथित तौर पर इतनी ज्यादा स्थानीय बिल्लियों को मार डाला था कि पड़ोसी भी इस बात को लेकर चिंतित हो गए थे कि कितनी बिल्लियां गायब हो रही हैं। बीट्रिस ने एक बार अपने फूलों के बिस्तर में बिल्ली का सड़ा शव पाया था। 3 साल बाद चेज के माता-पिता गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए और उन्हें सैक्रामेंटो का घर खोना पड़ा। इसी समय के आसपास 13 साल की उम्र में वह इस विचार से ग्रस्त हो गया कि वह जेम्स यंगर गैंग का सदस्य है, जो 19वीं सदी का एक कुख्यात गिरोह था, जिसका सबसे प्रसिद्ध सदस्य बैंक और ट्रेन लुटेरा जेसी जेम्स था। करीब 1 दशक तक इस गिरोह का खूब डर था और उनके अपराधों की पूरे देश में रिपोर्टिंग होती थी, क्योंकि उन्होंने 11 राज्यों जैसे केंटकी, टेनेसी और टेक्सास में वारदातें की थीं। केविन सुलीवन की किताब वैम्पायर द रिचर्ड चेज मर्डर्स के अनुसार चेज इतना भ्रमित हो गया था कि खुद को कुख्यात गिरोह का सदस्य मानने लगा और अपनी फोटो उनकी तस्वीरों पर चिपकाकर बेचने की कोशिश की। उसने अपनी मां से उसके लिए एक काउबॉय हैट खरीदने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चेज ने किशोरावस्था में भी अजीब व्यवहार जारी रखा, जैसे वो हमेशा अपने बेडरूम में नहीं सोता था। कभी कभी वो परिवार के लिविंग रूम में सोना पसंद करता था, लेकिन जब भी वो ऐसा करता तो हमेशा अपने सारे कपड़े उतार देता, हीटर को पूरी तरह तेज कर देता और सारी खिड़कियां खोल देता। यह भी बताया गया है कि वह माचिस से खेलता था और छोटी छोटी आग लगाता था और किशोरावस्था तक बिस्तर गीला करना जारी रखा। चेस के हाई स्कूल जाने पर उसके माता पिता अलग हो गए और वह पैमेला अपनी मां के साथ लॉस एंजलिस जाकर परिवार के अन्य सदस्यों के पास रहने लगे। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही रिचर्ड सीनियर लॉस एंजलिस पहुंचे और चेस को सैक्रामेंटो वापस ले जाना चाहा। बीट्रीस ने अपने सबसे बड़े बच्चे को जाने दिया और 4 महीने बाद वो और पैमेला फिर चेस और रिचर्ड सीनियर के साथ रहने आ गए। हाई स्कूल में चेस ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। वो सामाजिक रूप से अलग नहीं था और अपनी साफ सुथरी व अच्छे पहनावे से लड़कियों को आसानी से आकर्षित कर लेता था। 1965 में उसने एक लड़की को डेट किया, जो बाद में लिबी क्रिस्टोफर नाम से जानी गई। गिरफ्तारी के बाद इंटरव्यू में लिबी ने कहा कि चेस के साथ उनका शारीरिक संबंध नहीं हुआ क्योंकि चेस नपुंसक था। उनका रिश्ता करीब 1 साल चला, लेकिन वे अलग हो गए क्योंकि वह उत्तेजना नहीं पा सका। यहीं अपनी किशोरावस्था में चेस ने ड्रग्स के साथ प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन जो शुरुआत में केवल मारिवाना के सामान्य सेवन के रूप में शुरू हुआ था, वो बाद में भारी मात्रा में लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिल एमाइड और एम्फेटामिन्स के सेवन तक पहुंच गया। चेस का ड्रग्स लेना उसके पिता के लिए बड़ी निराशा और झुंझलाहट था, क्योंकि उन्हें लगा बेटा महत्वाकांक्षा और फोकस की कमी से जूझ रहा है। हालात तब और भी खराब हो गए जब चेस 15 साल का हुआ और उसे पहली बार तब गिरफ्तार किया गया जब उसके पास मारिवाना पाया गया। उससे उसकी गलती की भरपाई के लिए सप्ताहांत में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया, जो सजा काफी उचित लगती थी। लेकिन बताया जाता है कि चेस को इससे नाराजगी थी, साथ ही इस बात से भी कि उसके पिता ने उसके लिए वकील रखने से इनकार कर दिया था। चेस की गिरफ्तारी के बाद उसका स्कूल प्रदर्शन खराब हो गया। इस बिंदु तक उसने अच्छे अंक बनाए थे,
लेकिन कानून से पहली बार सामना और असहायता के चलते अब उसे अपनी पढ़ाई समेत जिंदगी की ज्यादा परवाह नहीं रही। 1968 में मीरा लोमा हाई स्कूल से स्नातक होने के बावजूद उसकी आगे की पढ़ाई में खास सफलता नहीं मिली। उसने 1968 से 1971 के बीच सैक्रामेंटो के एक सामुदायिक कॉलेज अमेरिकन रिवर कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन अंततः खराब अंकों और कक्षा में कम उपस्थिति के कारण कॉलेज छोड़ दिया। युवा वयस्क होने के नाते उसने नपुंसकता का कारण जानने को मनोचिकित्सक की मदद ली, पर उसे तुरंत उत्तर नहीं मिला। मनोचिकित्सक ने उसे चेतावनी दी कि इसकी जड़ में कोई गहरी भावनात्मक समस्या, शायद चिंता या महिलाओं के प्रति दबा गुस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मनोचिकित्सक ने चेज को मानसिक रूप से अस्वस्थ माना, लेकिन हस्तक्षेप जरूरी नहीं समझा, इसलिए 18 वर्षीय को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। बीस साल की उम्र तक चेज की लोकप्रियता, पार्टियों और लड़कियां सब पीछे छूट चुके थे। उसने बाल बढ़ा लिए और शायद ही नहाता था, जिससे वो और भी बिखरा दिखने लगा। अब वो चेज नहीं रहा जो साफ सुथरा और नशा मुक्त अच्छे अंक लाता था। स्पष्ट था कि वह युवक किसी ऐसी गहराई में था जिससे बाहर निकलने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। उसने मिलना जुलना कम कर दिया, नशा करना जारी रखा और पार्ट टाइम काम करने लगा। यहां वहां छोटी नौकरियां की। उसे हाइपोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसमें व्यक्ति को गंभीर बीमारी की ज्यादा चिंता रहती है। हाइपोकॉन्ड्रिया से पीड़ित लोग अक्सर किसी भी लक्षण या संकेत को देखकर घबरा जाते हैं, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो, और मान लेते हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। चेज अक्सर बताते थे कि कभी-कभी उनका दिल धड़कना बंद कर देता है और शिकायत करते थे कि किसी ने उनकी पल्मोनरी आर्टरी चुरा ली है। बताया गया है कि चेस अपने माथे पर संतरा रखकर मानते थे कि विटामिन सी दिमाग में अवशोषित होगा। एक बार चेस ने अपना सिर मुंडवा लिया था ताकि वह देख सकें कि उनके अनुसार उनकी खोपड़ी की हड्डियां अलग हो रही हैं और इधर-उधर घूम रही हैं। 1971 में उनके दो पूर्व सहपाठी सिड इवांस डिमार्की और रेचल स्टेटम ने उन्हें अपना तीसरा रूममेट बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया। माता-पिता ने किराए में मदद की, पर जल्द ही दोनों को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। चेस का नशे का इस्तेमाल अभी भी पूरी तरह से जारी था और वो लगातार नशे में रहते थे और इस हालत में अक्सर तर्कहीन हो जाते थे। वो अक्सर मेहमानों के सामने नग्न घूमते रहते थे और अपने कमरे को बैरिकेड लगाकर बंद कर देते थे, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये किसी को उन पर चुपके से हमला करने से रोकने के लिए है। इसके अलावा सीधे शब्दों में कहें तो चेस बहुत गंदे थे। कहा जाता है कि वो शायद ही कभी नहाते या कपड़े धोते थे, जिससे उनकी दुर्गंध उनके साथ रहने वाली महिलाओं की सहेलियों को डरा देती थी। कई बार उनकी बातें समझ से बाहर थीं और कभी-कभी वो सिर्फ अस्पष्ट आवाजें निकालते थे। उनके अजीब व्यवहार के कारण दोनों महिलाओं ने घर छोड़ दिया और हालांकि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि वो अकेले किराया देने में असमर्थ थे। 1972 में चेज के माता-पिता का तलाक हो गया। इसी समय के आसपास उसने अपनी ही मां पर उसे जहर देने की कोशिश करने का आरोप लगाया और यूटा की एक यात्रा के दौरान उसे नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने दावा किया कि उसे स्थानीय जेल में गैस दी गई थी और वो पुलिस पर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा करना चाहता था, लेकिन रिचर्ड सीनियर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। साल के बाकी समय में चेज अपने माता-पिता के घरों के बीच आता जाता रहा, क्योंकि दोनों को उसका व्यवहार संभालना मुश्किल लग रहा था। रिचर्ड सीनियर को लगता था कि उनका बेटा आलसी और महत्वहीन है, इसलिए उन्होंने चेज को घर से निकाल दिया। उसी साल बहस के दौरान बेटे ने फोन छीनकर मां के सिर पर मारा, जब मां पुलिस बुलाने की कोशिश कर रही थी। बीट्रिस फिर भी पुलिस को बुलाने में कामयाब रही। इसी दौरान चेज वहां से भाग गया और पड़ोसी की बार कूद गया। हालांकि अधिकारियों ने उनसे पूछा कि क्या वो उस पर आरोप लगाना चाहती हैं। बीट्रिस ने मना कर दिया और भले ही उन्होंने अपने ही बेटे के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया, ये साफ था कि वो अपनी हद तक पहुंच चुकी थीं। फिर बीट्रिस ने चेज को एलए में उसकी दादी के पास भेजा, जिन्होंने उसका अजीब व्यवहार तुरंत नोटिस किया। अपनी दादी के साथ रहते हुए चेज ने अपने चाचा के यहाँ बस ड्राइवर की नौकरी शुरू की। हालांकि उसे जल्द ही नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो कभी भी वाहन की सफाई नहीं करता था और उसमें तेल भी कम होने देता था। तेल बदलना एक आसान काम था, जिसे चेज से बार-बार करने के लिए कहा गया।
लेकिन वह बुनियादी निर्देशों का पालन करने में पूरी तरह असमर्थ लगता था। पद से निकाले जाने के बाद चेज ने नौकरी नहीं की। दिन में बिस्तर पर रहता और रात में घर में घूमता था। बताया जाता है कि चेज को यकीन हो गया था कि कोई खिड़की से अंदर घुसने वाला है। उसे बार बार खुद से बातें करते हुए पकड़ा गया और वो रोज अपने दिल में दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत करता था। एक बार चेज ने दादी को कमरे के कोने में सिर के बल खड़ा पाया। वो खून को सिर में लाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि चेज ने आखिरकार दूसरी नौकरी पकड़ ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे निकाल दिया गया। चेज की अस्त व्यस्त शक्ल सूरत, बार बार नशा करना और साधारण निर्देशों को पूरा करने में कठिनाई, ये सब उसकी नौकरी टिकाने में असमर्थता के कारण बने। उसकी दादी कहती हैं कि इसी समय उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी थी। 1973 में सैक्रामेंटो लौटने पर चेज को मानव शरीर, खासकर आंतरिक अंगों में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। उसने मेडिकल किताबों से डरावनी तस्वीरें काटकर कमरे की दीवारों पर टांग दी, ताकि देखकर पता चले उसके साथ क्या गड़बड़ है। अगले हफ्तों में उसकी हिपोकॉन्ड्रिया और पैरानोया तब दिखी जब उसने मां से अपनी बीमारियों में मदद मांगी। उसने आपातकालीन सेवाओं से संपर्क कर एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन कर्मचारी पहुंचे तो पाया कि उसके साथ कुछ गलत नहीं था। उसे लगा कि उसे जहर दिया जा रहा है। उसे लगा कि उसके सिर के पीछे हड्डियां उग रही हैं। उसे लगा कि उसका पेट उल्टा हो गया है। उसकी पल्मोनरी आर्टरी चुरा ली गई है और वो बहुत शारीरिक दर्द में है। ये सब उसकी कल्पना थी, जाहिर है। बीट्रिस ने चेस के लिए कई डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन बीमारी की जानकारी से वो संतुष्ट नहीं था, जैसा कि 18 साल की उम्र में मनोचिकित्सक के साथ भी हुआ था। आखिरकार वो खुद डॉक्टर डोनाल्ड एंसल के पास गया, जिन्होंने उसमें कोई शारीरिक समस्या नहीं पाई, लेकिन यह तय किया कि 23 वर्षीय युवक एक गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित है। दिसंबर 1973 में चेस पहली बार मानसिक संस्थान में भर्ती हुए। वो 2 दिन मनोरोग वार्ड में रहा, क्योंकि उसने अमेरिकन रिवर अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर हंगामा किया, जैसे सांस लेने में परेशानी, शरीर में खून का बहाव रुकना और पल्मोनरी नस खो जाना। चेस का इलाज करने वाले डॉक्टर एरविन लियोन्स ने नोट किया कि वो तनावग्रस्त, घबराया हुआ और जंगली नजरों वाला था, साथ ही गंदा, अस्त व्यस्त, बिगड़ा हुआ और बदबूदार भी था। 23 वर्षीय युवक को तीव्र पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने का निदान किया गया। हालांकि स्टाफ ने यह भी स्वीकार किया कि ये नशे के कारण हुई मानसिक गड़बड़ी भी हो सकती है। 2 दिन बाद उसे छुट्टी मिल गई, क्योंकि बीट्रिस को उसके मनोरोग वार्ड में होने का पता चल गया और वो स्टाफ से मिलने आ गई। उसे बहुत आक्रामक, शत्रुतापूर्ण और उकसाने वाली माना गया। बताया जाता है कि एक बार जब चेज ने अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए दवा लेना शुरू किया, तो उसकी मानसिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आया। उसका वजन बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले उसे बहुत कम वजन का माना जाता था, और उसे पैनिक अटैक से निपटने के लिए ऑक्सीजन टैंक दिया गया। हालांकि जब उसने फिर से अवैध पदार्थ लेना शुरू किया, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। बीएट्रिस ने कहा कि जब चेस फिर नशे का शिकार हुआ, तो उसने उसे और पोमेल्ला को डराना शुरू कर दिया। कई बार पोमेल्ला घर से भाग गई, ताकि वो उसकी हिंसक हरकतों से बच सके, जिसमें वो फर्नीचर और दूसरी चीजें तोड़ देता था। एक बार गुस्से में उसने मां को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह गिर गईं। वो घर की दीवारों में छेद कर देता था, खिड़कियां तोड़ देता था और दरवाजों को उनकी चूल से उखाड़ देता था। इसके अलावा उसने फिर से खुद से बातें करना शुरू कर दिया और अपनी मां पर एक बार फिर न सिर्फ उसे जहर देने की कोशिश करने का, बल्कि उसका दिमाग नियंत्रित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाने लगा। शायद सबसे बुरा लक्षण जो वापस आया, वो था चेज का जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करना। उसने परिवार के कुत्ते के पंजे पॉकेट चाकू से काटे और उसकी थूथन इतनी जोर से पकड़ी कि कुत्ता हफ्तों ठीक से नहीं खा पाया। इसी तरह उसने परिवार की बिल्ली को मार डाला जब उसने देखा कि एक बिल्ली को महंगा इलाज मिला। बताया गया कि इससे वह बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे इलाज की जरूरत उसे है। आखिरकार बीट्रिस और रिचर्ड सीनियर उसकी देखभाल से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने चेस के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया,
ताकि वो वहां अकेले और बिना निगरानी के रह सके। अकेले रहते हुए चेस ने खरगोशों को ढूंढना और उन्हें कच्चा खाना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पिता ने एक बार देखा था कि वो घर में खरगोश रखता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चेस उन्हें खा रहा है तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि चेस ने सालों में कई तरह की बातें कही थीं, जिनमें से ज्यादातर सच नहीं थीं। 1976 में उसे फिर मनोरोग वार्ड में भर्ती कराया गया, क्योंकि उसने अपने शरीर में खरगोश का खून इंजेक्ट किया और रक्त विषाक्तता हो गई। उसे उसके पिता ने समय रहते ढूंढ लिया और अस्पताल ले गए। चेस ने बताया कि उसने एक खरगोश खा लिया था जिसके पेट में बेटासिड था। घटना और खरगोश के खून का इंजेक्शन लगने से कर्मचारियों को चेस मानसिक रूप से अस्वस्थ लगा। उसने इलाज और समूह गतिविधियों में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे अमेरिकन रिवर अस्पताल से बेवर्ली मैनर मनोरोग अस्पताल भेजा गया, जहां खून के प्रति जुनून के कारण उसे ड्रैकुला कहा गया। उसे कई बार ऐसा करते हुए पाया गया कि उसने खिड़की से उड़कर आए पक्षियों को पकड़ लिया, उनकी गर्दन तोड़ दी और उनका खून पी लिया। इसी तरह उसने चोरी की गई सिरिंजों का इस्तेमाल करके थेरेपी डॉग्स का खून निकाला। चेस को उसी साल बाद उसकी मां की देखभाल में छोड़ दिया गया। हालांकि अस्पताल के स्टाफ को यह सही नहीं लगा। बताया जाता है कि यह फैसला एक डॉक्टर ने अकेले लिया था। एक स्टाफ सदस्य ने बाद में कहा था कि उसे गहन देखभाल चाहिए थी। उसे जितनी देखभाल मिलनी चाहिए थी उतनी देखभाल नहीं मिल रही थी। रिचर्ड चेज अब कर रहा था, छोटे जानवरों के साथ व्यस्त था, जानवरों और पक्षियों के साथ। उसे बहुत देखभाल की जरूरत थी। अस्पताल कर्मचारियों की चिंता सही साबित हुई जब बीएट्रिस ने डॉक्टर की सलाह बिना बेटे की दवाइयां ये कहकर बंद कर दी कि उससे वो ज़ोंबी जैसा हो जाता है। इसके बाद उसने उसे एक और अपार्टमेंट में रख दिया और जैसे उसने जानवरों के साथ क्रूरता के मामले में किया था, वैसे ही चेज ने अपनी खाने की आदतें बढ़ा दी। खरगोशों से कुत्तों तक खाने लगा। उसने पिल्ले खरीदे सिर्फ उन्हें अपने अपार्टमेंट में मारने के लिए और फिर उनके पेट काटकर उनका खून पीता और उनकी अंदरूनी चीजें खा जाता। पड़ोसियों ने बताया कि वह अपार्टमेंट के पास बिना उद्देश्य घूमता था, किसी को पहचानता नहीं था और कभी-कभी जानवरों के साथ दिखता था, जबकि वहां पालतू जानवरों की अनुमति नहीं थी। आखिरकार उसने सबको, यहां तक कि परिवार को भी, अपार्टमेंट में आने से मना कर दिया और मां से सिर्फ दरवाजा खोलकर बात करता था। 1977 में रिचर्ड चेज को नेवादा के पिरामिड लेक में नग्न और खून से लथपथ गिरफ्तार किया गया था। वो पूरी तरह से नग्न है, उसके शरीर पे खून लगा हुआ है। उन्हें यकीन था कि वो किसी को मार देगा, इसलिए उसे गिरफ्तार किया। उसके ट्रक में एक बाल्टी में जिगर मिला। अधिकारियों को पहले लगा उसने हत्या की है, लेकिन जल्द पता चला कि खून और जिगर गाय के हैं। उसने दावा किया कि खून उसके शरीर से निकल रहा था और जब उससे पूछा गया कि कुत्ता कहाँ है, क्योंकि उसी दिन उसे एक कुत्ते के साथ देखा गया था, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। अभी तक चेस पर कोई आरोप नहीं लगे हैं। उन्नीस सौ 70 के दशक के अंत में चेस का अजीब व्यवहार जारी रहा। वह कुत्ते का मांस खाता रहा और मानसिक समस्याओं के बारे में झूठ बोलकर 0.22 कैलिबर पिस्तौल ले ली। इससे वो जानवरों के सिर में गोली मारकर उनका खून इकट्ठा कर सकता था। पड़ोसियों ने एक बार उसके अपार्टमेंट से गोलियों की आवाज की रिपोर्ट की। पुलिस आई तो दीवारों में गोलियों के छेद मिले। चेज ने कहा कि वो सुनी आवाजों पर गोली चला रहा था और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसके पास बंदूक नहीं होनी चाहिए थी और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, फिर भी 27 वर्षीय को बंदूक रखनी दी गई। चेस ने अपनी पहली हत्या दिसंबर 1977 में की थी। उस साल का क्रिसमस सभी के अनुसार कुछ हद तक सफल रहा था। उसके पिता ने उसे खुद चुनी नारंगी स्की पार्कर गिफ्ट की थी और मां भी उसके लिए तोहफे लाई थीं। हालांकि चेज उसकी मौजूदगी से खुश नजर आया, लेकिन वो सबसे ज्यादा यही चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। लेकिन बीट्रिस उसे घर लाने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसने पहले पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा उसकी बहन पैमेला उससे डरती थी
और उसे देखना नहीं चाहती थी। चेस ने कई बार मां को फोन कर घर आने की इजाजत मांगी, लेकिन बियट्रिस ने हर बार सख्ती से मना किया। बाद में उसने कहा कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर ही उसने पहली बार इंसान की हत्या की थी। चेस ने लक्ष्य चुनने में समय नहीं लगाया। 29 दिसंबर को वह बिना उद्देश्य गाड़ी चलाता रहा, जब तक सैक्रामेंटो के ईस्ट साइड रॉबर्टसन एवेन्यू नहीं पहुंच गया। यहाँ पर उसने एक परिवार को अपनी कार से किराने का सामान उतारते हुए देखा। जब पत्नी घर के अंदर चली गई तो पति 51 वर्षीय एम्ब्रोस ग्रिफिन बाहर ही रहे। एक पल बाद चेज ने अपनी खुली खिड़की से एम्ब्रोस पर गोली चला दी, जिससे एम्ब्रोस जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद चेज तेजी से वहां से भाग गया। एम्ब्रोस की पत्नी को लगा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन पैरामेडिक्स के पहुंचने पर पता चला कि उन्हें गोली लगी है। कुछ देर बाद एम्ब्रोस को मृत घोषित किया गया। सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ विभाग इस मामले से हैरान था, क्योंकि यह सामान्य ड्राइव बाय शूटिंग जैसा लगा। एम्ब्रोस 2 बच्चों के पिता और फेडरल ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट में इंजीनियर थे। उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी और वे आम इंसान थे। एम्ब्रोस के बेटों ने बताया कि उन्होंने इलाके में एक आदमी को राइफल के साथ देखा था जो संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने इस सुराग की जांच की तो उन्हें पता चला कि उस आदमी की बंदूक उनके पिता की हत्या में इस्तेमाल हुई बंदूक से मेल नहीं खाती थी। एम्ब्रोस का मामला जल्दी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक सुराग बहुत कम थे। जांच में तब हलचल आई जब 12 साल के लड़के ने बताया कि उसने अपराध स्थल से कुछ दूर अपनी साइकिल चलाते हुए एक भूरी पोंटिएक ट्रांसिम कार देखी थी। लड़के ने दावा किया कि वह कार को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था, क्योंकि वह उसकी पसंदीदा मॉडल गाड़ियों में से एक थी, कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा जब ड्राइवर ने बंदूक निकाली और उस पर गोली चला दी। गोली उसे चूक गई और उसके पीछे की दुकान की कांच की खिड़की पर जा लगी, जिससे वह चकनाचूर हो गई। लड़का ड्राइवर का हल्का सा वर्णन कर पाया। भूरे बाल, करीब 20 साल का पुरुष। फिर भी जांचकर्ताओं के पास यही सबसे अच्छा सुराग था। एम्ब्रोस ग्रिफिन की हत्या के बाद के दिनों में चेस अपने रोजमर्रा के कामों में वैसे ही लगा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने पड़ोसियों को भगाने के लिए अखबारों में आग लगा दी, क्योंकि उसे लगा वे उस पर नजर रख रहे हैं। फिर उसने मां से संपर्क किया, जिन्होंने उसी महीने उसके पिता के साथ ट्रैकिंग ट्रिप का इंतजाम किया। उसने वॉट एवेन्यू के एक खाली घर में घुसपैठ कर पर्दों में आग लगाई और भाग गया। एम्ब्रोस की मौत के लगभग 2 हफ्ते बाद उसने एक महिला के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पुलिस को बताया कि बंद दरवाजा मतलब उसे वहां नहीं बुलाया गया, जबकि खुला दरवाजा आने का संकेत है। इसी दौरान उसने एक परिवार के घर में घुसकर उनके नवजात के पेशाब और शौच किया, फिर परिवार के लौटने पर भाग गया। 23 जनवरी 1978 को चेस ने सियोगा वे पर एक घर का दौरा किया और दरवाजा खोलकर देखा कि वो खुला हुआ था। घर में अकेली रहने वाली 22 वर्षीय टेरेसा वॉलिन थी, जो रसोई का कचरा बाहर फेंकने के बीच में ही थी जब उसने अपने सामने के दरवाजे पर चेस को देखा। टेरेसा ने थैला नीचे रखा, हाथ ऊपर किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चेस ने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली उसकी हथेली में लगी, जबकि दूसरी उसके गाल में लगी और उसका जबड़ा टूट गया। तीसरी गोली उसके सिर में लगी। एक बार जब टेरेसा मर गई तो चेस ने उसे घर के एक बेडरूम में घसीट लिया, जहां उसने उसकी लाश के साथ यौन शोषण किया और रसोई से उठाए गए कसाई के चाकू से उसके पेट में छुरा घोंप दिया। उसके गुर्दे चेस द्वारा काट दिए गए और इधर उधर कर दिए गए, जबकि उसके कुछ अंग, जिनमें उसकी तिल्ली भी शामिल थी, पूरी तरह से निकाल दिए गए। उसने बाद में टेरेसा का खून एक दही के कप में इकट्ठा किया और उसे पी लिया। आखिरकार वो चला गया। टेरेसा के पति डेविड ट्रक ड्राइवर थे। चेस की घुसपैठ के वक्त वे काम पर थे। लौटने पर उन्होंने डरावना दृश्य देखा और डर के मारे भाग गए। टेरेसा की मौत के समय वो 3 महीने की गर्भवती थीं और जांचकर्ताओं को अजन्मे भ्रूण के अवशेष मिले थे। इस मामले पर काम करने वाले जासूसों ने कहा कि ये सबसे भयानक अपराध स्थल था जिसे उन्होंने कभी देखा था। बाद में चेस ने अधिकारियों को बताया कि हत्या के बाद वो घर गया और टीवी देखा। उसने अपराध स्थल की सफाई नहीं की थी, लेकिन हत्या के वक्त दस्ताने पहनकर बहुत कम सबूत छोड़े, जिससे जांच और मुश्किल हो गई। चेस ने 5 दिन बाद 27 जनवरी को फिर से हमला किया, जब वो मिरोद परिवार के घर में घुस गया।
पहले उसकी मुलाकात परिवार के दोस्त डैन मेरेडिथ से हुई, जिसे उसने सिर में 2 बार गोली मारी। इसके बाद उसने 29 वर्षीय एवलिन मिरोथ, उनके 6 साल के बेटे जैसन और 22 महीने के भतीजे डेविड फेरेरा को गोली मार दी। चारों के मरने के बाद उसने चाकू से एवलिन के शव को शत विक्षत किया। उसके साथ यौन शोषण और नरभक्षण किया। उसने एवलिन के कई अंग निकाले, उसकी एक आंख निकालने की कोशिश की और चाकू से इतनी बर्बरता की कि उसका गर्भाशय फट गया। डेविड फेरेरा के साथ भी कुकर्म हुआ और उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा काटा गया। चेस को इस नरसंहार के दौरान एक 6 साल के बच्चे ने टोका, जो जेसन मिरोथ के साथ खेलने वाला था। कहा जाता है कि दरवाजे पर किसी की मौजूदगी से वो डर गया और डेविड का शव उठाकर डैन मेरेडिथ की कार से अपने अपार्टमेंट भाग गया। घर लौटकर उसने डेविड का सिर काटा और बच्चे के दिमाग का कुछ हिस्सा खा लिया। बाद में उसने कहा कि ये उसने भूख की वजह से किया। चेस ने बाद में जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि भागते समय उसे ब्लैकआउट हो गया था और हत्याएं करते समय वो केवल आधा होश में था। छह साल की लड़की जो जेसन मिरोथ के साथ खेलने आई थी, उसने अपनी मां को बताया कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, लेकिन मिरोथ के घर के अंदर कोई घूम रहा था। चिंतित होकर दोनों फिर उस घर गए, जहां एक पड़ोसी ने मिरोथ परिवार का हाल पूछने की पेशकश की। पड़ोसी ने देखा कि पिछला दरवाजा खुला है और कुछ मिनटों में डैन मेरेडिथ का शव मिल गया। वो तुरंत बाहर भागी और पुलिस बुलाने चली गई। मौके पर पहुंचे एक जासूस ने उस दृश्य को कत्लेआम का घर बताया। उन्होंने देखा कि चेज इस बार कम सावधान था, क्योंकि एवलिन के खून में उनके हाथ और जूते के निशान मिले। उसके शरीर की भयानक विकृति ने जांचकर्ताओं को इन 4 हत्याओं को टेरेसा वॉलेन की हत्या से जोड़ने को प्रेरित किया। FBI प्रोफाइलर रॉबर्ट रेसलर ने तय किया कि हत्यारा 20 के दशक का श्वेत पुरुष है और शायद मानसिक बीमारी से ग्रसित है। सबसे अहम सुराग दोनों हत्या स्थलों के पड़ोसियों से मिला, जिन्होंने हत्या से पहले नारंगी स्की जैकेट में एक बिखरे लंबे बालों वाले व्यक्ति को देखा था। बताया गया कि चेज ने एवलिन के पड़ोस में कई दरवाजों पर पुराने अखबारों की प्रतियां ढूंढते हुए दस्तक दी थी। जल्द ही संदिग्ध का कंपोजिट स्केच बना और चेज का एक पुराना सहपाठी सामने आया। उसने कहा कि मॉल में चेज ने नारंगी स्की पार्कर पहनकर उससे बात की, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो अब स्कूल के समय से काफी अलग दिखता था। उसने देखा कि उसके सफेद टॉप पर खून के धब्बे थे और बताया कि चेज ने लिफ्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर खुद को कार में बंद कर लिया। घटना के बाद जांचकर्ताओं ने चेज की पृष्ठभूमि जांची और उसके अपार्टमेंट गए, लेकिन उसने दरवाजा खोलने और अंदर आने से मना कर दिया। अंत में अधिकारियों ने दिखावा किया कि वे इमारत छोड़ रहे हैं, और जब चेज बाहर निकला ये सोचकर कि पुलिस जा चुकी है, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। अपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों ने पाया कि उसके खाने पीने के बर्तन खून में सने हुए थे। कई कुत्तों के पट्टे बरामद किए गए, साथ ही सड़ते हुए अंग भी मिले। कुछ अंग जानवरों के थे, बाकी इंसानों के। आगे की तलाशी में पता चला कि उसने बिकने वाले पिल्लों के एक विज्ञापन को घेरा था, जबकि आज शब्द 1978 में 46 तारीखों पर लिखा हुआ था, जिसमें टेरेसा की हत्या और मिरोथ परिवार की हत्या का दिन भी शामिल था। हिरासत में चेस ने जांच में सहयोग नहीं किया। उसने कहा कि उसने कुछ कुत्तों को मारा और बाकी हत्याओं के लिए इटालियनों ने फंसाया है। 2 महीने तक जांचकर्ताओं को यह पता नहीं था कि डेविड फेरेरा का क्या हुआ। मार्च में ही उन्हें उसका सड़ा गला शव एक डिब्बे में कूड़ेदान के अंदर मिला। मनोचिकित्सकों से बात करते हुए चेस ने बताया कि उसके दिमाग में सामान्य चीजों के साथ 747 जेटलाइन के फटने के दृश्य भी थे। उसने कहा कि उसने आसमान में रोशनी देखी, शायद UFO, और बताया कि वो यहूदी है, जबकि वो नहीं था। जब वो मुकदमे का इंतजार कर रहा था, उसने दावा किया कि जेल में उसे जो खाना दिया जा रहा था उसमें जहर मिला हुआ था, और हालांकि उसने अपने वकीलों से उस खाने की जांच करवाने का अनुरोध किया, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नकारात्मक ही निकले। 1979 में चेज पर 6 हत्याओं के आरोप में मुकदमा चला। उसकी रक्षा टीम चाहती थी कि उसे प्रथम श्रेणी के बजाय द्वितीय श्रेणी हत्या का दोषी ठहराया जाए, ताकि मौत की जगह उम्र कैद मिले। मुकदमे के दौरान मनोचिकित्सकों से पूछताछ चेज ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, बस कुछ लोगों को मारा।
उसे मिरोथ परिवार की हत्याओं की भी कम याद थी और उसने सफाई में कहा कि इस दौरान उसे ब्लैकआउट्स होते थे। उसने कहा, मैं बीमार था, मुझे जहर दिया गया था। मैं उस जगह से आजाद होकर दादी के रिश्तेदारों के साथ रहना चाहता था। गाड़ी खराब होने और पैसे न होने पर मैं एक घर में घुसा और लोगों को मार डाला। उसने कहा कि उसे डर था कि मारे गए लोग वापस आ जाएंगे। उसने अपने इरादों का खुलासा करते हुए कहा कि उसे खून की जरूरत थी और खून की कमी के कारण वो सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा था। उसने कहा कि जानवरों का खून उसकी मदद नहीं करता था। वो अब दुनिया का सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि कमजोरी के कारण इंसान की तरह व्यवहार करने की कोशिश में असफल रहता था। मैं वेलफेयर पर गया और बेवरली मैनर में भर्ती हुआ। अब मेरा ट्रायल लंबित है। उसने पल्मोनरी आर्टरी की कथित चोरी के कारण हृदय विशेषज्ञ से मिलने का अनुरोध किया। चेस ने अस्थायी पागलपन के कारण खुद को निर्दोष बताया। अदालत से कहा कि वह एक अच्छा इंसान है, उसका दिल और दिमाग कमजोर है। मुख्य अभियोजक ने तर्क दिया कि वह मानसिक रूप से बीमार था, फिर भी जानता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है, और मुकदमे के दौरान चेस से बात करने वाले पेशेवरों की राय भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची। उसकी दलीलों और रक्षा टीम के तर्कों के बावजूद जूरी ने 8 मई 1969 को चेस को 6 प्रथम श्रेणी हत्याओं में दोषी पाकर मौत की सजा दी। उसके बचाव वकील फरीस सलोमे ने मुकदमे के बाद कहा कि वह समझ सकते हैं क्यों। चेस दस्ताने पहनने के कारण अभियोजकों, डॉक्टरों और जूरी ने उसे पूर्व नियोजित हत्या का दोषी पाया। उन्होंने कहा, उसने रबर के दस्ताने लिए थे लेकिन कभी खुद को साफ नहीं किया। लोग हमेशा उसके ऊपर खून देखते थे और उसने कभी बाल नहीं कटवाए। वो लोगों के आंगनों में आता जाता रहता था। उसने कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी इस हालत को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका दूसरा पहलू है। रिचर्ड सीनियर चेस के पिता ने रोते हुए रिपोर्टर से कहा, समाज मेरे बेटे को मार डालेगा। मुझे लगता है कि मैं ये शुरू से जानता था। शायद ये सही है, मुझे नहीं पता। मैं हर दिन उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्हें उसने मारा। पिछले साल मैंने बहुत रोया है, पर नहीं जानता किसके लिए ज्यादा, उन लोगों या रिक के लिए। FBI की रिपोर्ट में कहा गया कि चेज ने अपील पर विचार करने का दावा किया। कैलिफोर्निया कानून के मुताबिक जान बचाने के लिए की गई हत्या न्याय संगत मानी जाती है। चेज खून पाने के लिए हत्या कर रहा था, जो उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था, इसलिए यह न्याय संगत थी। उसका दावा था कि UFO से आई मौत की किरणों ने उसे हत्याएं करने का आदेश दिया। FBI की रिपोर्ट से साफ हुआ कि चेज हकीकत से कितना दूर था। उसने दावा किया कि खून पीने से उसकी हालत अस्थायी रूप से ठीक हो जाती थी, लेकिन यह कोई इलाज नहीं था, और उसने जांचकर्ताओं को स्वीकार किया कि उसने खून के लिए हर तरह के जानवरों को मार डाला था, और यह भी बताया कि उसे अपने परिवार के घर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने खून के लिए परिवार के कुत्ते को मार डाला था। उसने कहा कि किशोरावस्था में नशा किया था, लेकिन अपने व्यवहार के लिए नशे की लत को जिम्मेदार नहीं मानता। सजा के बाद चेस को सैन क्विंटिन जेल भेजा गया, जहां अन्य कैदी उससे डरते थे क्योंकि वे उसके अपराधों के बारे में उसके आने से पहले ही सुन चुके थे। कहा जाता है कि कई कैदियों ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। कुछ समय के लिए उसे वैकाविल मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन अप्रैल 1980 में 4 महीने बाद फिर सैन क्विंटिन लौटा दिया गया। चेस ने अनुरोध किया था कि उसे पूर्वी तट की किसी जेल में स्थानांतरित किया जाए ताकि वो सरकार के करीब और उन UFO से दूर रहे जिनके बारे में उसने दावा किया था कि वे उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। अपने कागजों में उसने कहा कि हत्याओं के लिए वो नहीं, बल्कि UFO, CIA, माफिया और विमान दुर्घटनाएं जिम्मेदार थीं। उसने फिर कहा कि उसे यकीन है उसकी मां उसे जन्म से जहर दे रही थी। रिचर्ड चेज 26 दिसंबर 1980 को सुबह 11:05 बजे मृत पाए गए, जो स्पष्ट रूप से आत्महत्या थी। वो जेल की कोठरी में पेट के बल मिले और पोस्टमार्टम में सिनाक्विन की ओवरडोज से मौत की पुष्टि हुई, जो डिप्रेशन व भ्रम के इलाज की दवा थी। ऐसा लगा कि चेज ने अपनी कोठरी में चुपचाप गोलियां जमा कीं और निर्धारित मात्रा से 36 गुना ज्यादा दवा ली। चेज ऐसे हत्यारे का उदाहरण है जो असली दुनिया से पूरी तरह कटे थे
ऐसा पूरी तरह से संभव लगता है कि अगर किसी ने बहुत पहले हस्तक्षेप किया होता तो शायद उन्हें वो मदद मिल जाती जिसकी उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरत थी। हालांकि उनके माता पिता द्वारा लगातार अनदेखी करना, जो अक्सर उनके व्यवहार को नजरअंदाज कर देते थे, इस बात में योगदान देता है कि उन्हें वो नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। साथ ही वह निश्चित रूप से उन सबसे परेशान करने वाले हत्यारों में से एक हैं जिनके बारे में हमने इस चैनल पर बात की है, क्योंकि उनके अपराध स्थल अक्सर बेहद भयानक, क्रूर और निर्मम थे। ऐसा लगता था कि उन्हें अपने पीड़ितों के लिए कभी भी कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि ज्यादातर समय वे अपनी ही इच्छाओं और जरूरतों में व्यस्त रहते थे, बजाय इसके कि उनके कार्यों का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। उनके बचाव पक्ष के वकील फरीद सालोम ने 30 साल बाद 2010 में इस मामले पर विचार किया। उन्होंने चेस को अब तक का सबसे विक्षिप्त व्यक्ति बताया और कहा कि उनका मामला पूरी तरह मानसिक बीमारी का था। चेस का मामला आज भी अव्यवस्थित हत्याओं के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में अध्ययन किया जाता है।